हेलो, नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स, जिसमें हम अपनी पहली यूनिट वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं और ये 7वां लेक्चर है। बात करें कि जो हमारा सिलेबस था, जैसा कि डेली इस पर बात करते हैं कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दोनों में 4-4 यूनिट को डाला गया है, जिसकी फर्स्ट यूनिट हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं कल के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स। सबसे पहले हमने कल के लेक्चर में देखा था फिजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, यानी जो वेक्टर एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है, इसका भौतिक महत्व क्या होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी इनका इम्प्लीमेंट कहाँ होता है, कहाँ इनका इन्वॉल्वमेंट होता है या कहाँ इनका यूज होता है। दूसरा, हमने इनके मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर क्वांटिटी को देखा था कि जहाँ पर किसी भी क्वांटिटी, यानी कोई अगर स्केलर क्वांटिटी है, उसको किसी वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक रिजल्टेंट क्वांटिटी प्राप्त होती है हमें। जैसे अगर कोई वेक्टर ए है और इसमें किसी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी v से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक रिजल्टेंट प्राप्त होता है हमें वेक्टर c, क्योंकि यहाँ पर जो v है वो स्केलर क्वांटिटी है, वो क्या करेगी, जो वेक्टर a है उसके मैग्नीट्यूड को परिवर्तित कर देगी, ठीक है। लेकिन जो वेस होगा, उसका आधार होगा, वो वेक्टर a ही रहेगा। v केवल उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर देती है, यानी इस c का मान a का v गुना है। इसको देखा था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो सदिशों की गुणा, और जिसमें बताया था कि ये जो गुणा होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट होती है और दूसरी डॉट प्रोडक्ट होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई होती है तो फाइनली जो रिजल्टेंट प्राप्त होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है, तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पर एक स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होती है, तब उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, जिसमें हम स्टार्ट कर चुके थे स्केलर प्रोडक्ट। और इसमें हमने देखा था कि जब कोई दो सदिश अगर हम मान लें, जैसा कि माना था P और Q, एक वेक्टर P माना था, दूसरा वेक्टर Q माना था, इनकी हमने कराई थी डॉट प्रोडक्ट, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, मॉड P मॉड Q कॉस थीटा, ये प्राप्त हुआ था। जहां पर हम P और Q को ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू कॉस थीटा, और मॉड P और मॉड Q या P और Q ये क्या है, ये उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, यानी P जो है वो वेक्टर P का मैग्नीट्यूड है और Q वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा इन दोनों के बीच एंगल है, इसकी बात की थी। उसके बाद इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी थी हमने कि अगर ये कोई वेक्टर P है और इधर से कोई वेक्टर Q रखा हुआ है, इसको हमने नाम दिया था PQ और इसको S दिया था। यहाँ से इससे एक परपेंडिकुलर डाला था, इसको नाम हमने दिया था मान लीजिए R, और ये पूरा वेक्टर P है और ये Q है। तब यहाँ पर क्या होता था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में कि प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ फर्स्ट वेक्टर, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही तो चाहिए P और Q, तो इसका तो मैग्नीट्यूड वेक्टर P का P ही रहेगा, लेकिन Q का निकालना थोड़ा आसान नहीं है, क्योंकि ये तो प्रोजेक्शन वेक्टर है, ये प्रोजेक्शन
वेक्टर, इसका मतलब ये किसी एंगल पर रखा हुआ है, और एंगल पर जब कोई रखा होता है तो उसकी जो लेंथ होती है उसको विद डायरेक्शन निकालते हैं। तो हम क्या करें, इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, पी आर हो गया यहाँ से इतनी दूरी, और ये वाली एस आर हो गई। अब अगर कास्ट थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी तो क्या निकाला था, आधार बटे कर्ण, यानी पी एस अपान में पी आर, आधार बटे कर्ण। एक मिनट, आधार कितना हो जाएगा, पी आर बटे में पी एस। ठीक है, यहां से उठा करके अगर इस वाली इक्वेशन में हम रखेंगे, जो P है इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी क्यू इंटू क्यू, क्यू कितना हो जाएगा, पी एस इंटू कॉस थीटा की वैल्यू रखेंगे पी आर अपान में पी एस से पी एस कट जाएगा, बचेगा पी क्यू इंटू पी आर, यानी कि पी क्यू ये क्या है, वेक्टर पी इंटू ये वाली इतनी दूरी हो जाएगी पी आर, यानी ये क्या है, एक इसकी लेंथ है, ये प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ क्यू की लेंथ है। तो ये हमने देखा था ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, यानी इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब जब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हों, कहने का मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। और हमने पढ़ा है वेक्टर P डॉट वेक्टर Q इक्वल टू होता है P Q कॉस थीटा। अब अगर यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रखें, कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू रखेंगे तो कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो P इंटू क्यू इंटू 0, तो क्या मिलेगा हमें, 0। P डॉट क्यू क्या हो गया, 0। यानी जब दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत होते हैं और उनकी सदिश मल्टीप्लाई होती है, सदिश सॉरी यहाँ पे स्केलर अगर प्रोडक्ट होती है तो उनकी वैल्यू आती है 0, क्योंकि थीटा जब 90 डिग्री बन जाता है, जब थीटा 90 डिग्री बन जाता है तो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाता है 0, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होने से पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर दो सदिश हैं, उनकी स्केलर प्रोडक्ट कराई जा रही और वो एक दूसरे के लंबवत हैं, तो वहाँ पर उनकी जो प्रोडक्ट होगी उसका मान आएगा 0। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर आई डॉट जे इसकी अगर स्केलर प्रोडक्ट होती है तो इसका मान कितना आता है, 0। यानी ये यूनिट वेक्टर्स अगर एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 इन स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सेकेंड, व्हेन टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, when two vectors are collinear or anti-parallel, इसमें देखते हैं तो सबसे पहले तो मान लेते हैं माना वेक्टर पी क्यू, दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, हमारे पास कोई दो वेक्टर पी और क्यू है, इनकी हमें करानी स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन इसमें कहा गया कि ये कैसे हैं, कोलिनियर, पैरेलल और एंटी पैरेलल। यानी जब कंडीशन होती कोलिनियर की, मतलब एक ही लाइन में हो ऐसे, या समांतर हो, या ऐसे प्रति समांतर हो, तब इनके बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा का मान या तो 0 डिग्री होगा या
180 डिग्री होगा। अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं या एंटी पैरेलल होते हैं तब यहाँ पे थीटा की वैल्यू होती है 0 डिग्री या 180 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में अगर इनकी स्केलर प्रोडक्ट निकालें तो वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू हो जाएगा p q cos थीटा। ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसमें मान रखेंगे, सबसे पहले हम रख के देखते हैं 0। सबसे पहले जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे तब कितना आएगा, p डॉट q इक्वल टू p q इंटू कॉस 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री आ गया, यानी कि इसका मान कितना होता है, 1 होता है। यानी cos 0 डिग्री का मान होता है 1। तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी p इंटू क्यू, वेक्टर p डॉट वेक्टर q। यानी ऐसी स्थिति में जब दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट होती है तब उनका जो मान होता है तो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये होता है सेकंड प्रॉपर्टी जब कोलिनियर होते हैं या पैरेलल होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब थीटा 180 डिग्री हो, यानी थीटा का मान अगर 180 डिग्री तब क्या हो जाएगा, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू हो गया p q cos 180 डिग्री हो जाएगा। और cos जो 180 डिग्री होता है इसका तो मान होता है -1। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो p q -1, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा माइनस का पी क्यू। ये कंडीशन होती है एंटी पैरेलल। ये बताता है कि यहाँ पे एंटी पैरेलल वाली कंडीशन है, एंटी पैरेलल। तो ये तो हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, जब कोलिनियर हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तब वहाँ पे दोनों की जो स्केलर प्रोडक्ट होगी वो उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी when two vectors are equal, यानी जब दोनों ही वेक्टर्स बराबर हो, जब दोनों ही वेक्टर्स बराबर हो, यानी सबसे पहले माना दो वेक्टर्स p q, ये दो वेक्टर्स हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि वेक्टर p बराबर होगा वेक्टर q के, यानी ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, बराबर। तो जब बराबर है तब इनके स्केलर प्रोडक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, p डॉट q इक्वल टू क्या होता है, p q cos थीटा। और बराबर होने का मतलब भी क्या है कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बराबर होने का मतलब भी थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू p। अब यहाँ पे या तो p का मान q कर दीजिए या q का मान p कर दीजिए। तो यहाँ पे p रख देते हैं और यहाँ पे cos 0 डिग्री रख देते हैं। यहाँ पे p इंटू 1 तो कितना आ जाएगा, p स्क्वायर। यानी अगर ऐसी कंडीशन है कि जब दोनों ही वेक्टर आपस में बराबर हैं तो वहाँ पर अगर उनकी स्केलर प्रोडक्ट कराई जाती है तो वहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो दोनों या किसी एक वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगी, किसी एक वेक्टर के स्क्वायर के बराबर, सॉरी उसके मैग्नीट्यूड के बराबर। यानी तो प्रोडक्ट किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड या
मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। ऐसी कंडीशन में जब दो वेक्टर आपस में बराबर होते हैं तब यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो किसी एक वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होती है, और वो यहाँ पे स्क्वायर क्या होता है, वो उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर की लेंथ होती है। क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर्स के मान बराबर है, तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होंगे सेम यूनिट वेक्टर हो जाएंगे, क्योंकि पी और की दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे थीटा बन गया 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम। और यूनिट वेक्टर जब सेम हो जाते हैं तब इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे आता है हमारा जो वैल्यू प्रोडक्ट कब होता है, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है इसको देखें, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसमें अगर देखें तो पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये क्या कहती है। कम्यूटेटिव तो पढ़ चुके हैं, क्रम विनिमय बोलते हैं, यानी क्रम चेंज करना। जैसे 5 और 4 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 20, और अगर 4 इंटू 5 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 20। इसका मतलब 5 4 इक्वल टू 4 इंटू 5, यानी जब ये वाली साइड बराबर है तो ये वाली साइड भी तो बराबर होगी, यानी ये वाली कंडीशन बनती है। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे है, यदि दो वेक्टर P और Q हैं तब क्या होगा, यहाँ पर बात हो रही प्रोडक्ट की, तब क्या होगा कि अगर P और Q की प्रोडक्ट कराने से एक रिजल्टेंट C प्राप्त हो रहा है, एक रिजल्टेंट C प्राप्त हो रहा है, तब अगर Q और P की भी प्रोडक्ट कराएंगे तब भी हमें एक रिजल्टेंट C ही प्राप्त होगा। इसका मतलब अगर ये वाली साइड आपस में बराबर है तो ये वाली साइड भी बराबर होंगी, यानी P डॉट Q इक्वल टू हो जाएगा Q डॉट P। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमय नियम। क्योंकि ये अदिश राशियां हैं और अदिश राशियों में क्रम को बदलने से उसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। जैसा कि यहाँ पर देखा है, 5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20 आएगा, और अगर 4 की 5 से करेंगे तब भी 20 आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। यानी कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, एक वेक्टर P है, दूसरा Q है, ऐसे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, कोई पॉइंट दे देगा P Q R S, ऐसे। तो A हो जाएगा यहाँ पर मान इसका P और Q। तो चाहे P की Q से मल्टीप्लाई कर लीजिए या Q की P से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मान दोनों में ही सेम आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करें ऐसा क्यों होता है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा के ही बराबर होता है। उसके हिसाब से अगर इसकी डायरेक्शन चेंज हो भी जाती तो माइनस प्लस बन जाता। फिलहाल तो यहाँ डायरेक्शन का कुछ होता नहीं है, अदिश राशियां आएंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। इसमें क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है, तब इसका अगर हम मान निकालेंगे तो क्या होगा,
सबसे ये 3 बाहर है, अंदर है 5+4, तो हम 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों से होगी। 3 की सबसे पहले 5 से होगी, फिर 3 की 4 से होगी, तो 3 5 जा कितना 15 और 3 4 जा 12, ये कितना हो जाएगा 27 हो गया। और अगर हम कर लेते हैं 3+5 × 4, तब भी मान इतना ही मिलेगा। एक मिनट, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, मान आ गया हमारा 27। अब अगर इसमें क्या करें, ये जो हमारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये बताती है कि अगर यहाँ पे है कि 3, तो इसकी मल्टीप्लाई जब होगी तो अंदर वाले दोनों मानों से होगी। अगर इसकी मल्टीप्लाई होगी वो अंदर वाले दोनों मानों से होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक कमरा है, ये कोई दूसरा कमरा है, और ये कोई तीसरा, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, और इनके अंदर प्रवेश करने के लिए यहाँ से एक गेट लगा हुआ। तो जब यहाँ से कोई व्यक्ति इंटर करेगा तो उसको ये सारे ही कमरे दिखेंगे, यानी वो सभी में जा सकता है। तो वैसा ही यहाँ पर ये बाहर है, और जब अंदर जाएगा तो सभी के पास जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी बांटने वाली, विभाजित होने वाली। तो अगर हमारे पास कोई 3 वेक्टर P Q R हैं, तब अगर हमारे पास कोई 3 वेक्टर P Q R हैं, तब अगर हम ऐसा लिखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P.Q प्लस का P.R, यानी ये जो P बाहर है ये अंदर जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर वाली सभी क्वांटिटी, सभी वेक्टर से हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि सभी में विभाजित हो जाती है। तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है। थोड़ा और लंबा कर देते हैं इसको, ऐसे। ये वेक्टर P और ये Q, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हम देख रहे हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या होगा, एक वेक्टर P हो गया, दूसरा Q, और Q में क्या जुड़ रहा है, R जुड़ रहा है, Q में R जुड़ रहा है, तो इसको ऐसे जोड़ देते हैं। ये कोई R हो गया वेक्टर, ठीक है। तो हमें अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका एक रिजल्टेंट प्राप्त हो जाएगा, हमें ऐसे रिजल्टेंट प्राप्त होगा। ये क्या हो जाएगा, Q प्लस का R हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम क्या करेंगे, हमें P की तो वैल्यू पता है, इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, R का भी निकाल सकते हैं, लेकिन Q का नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो प्रोजेक्शन वेक्टर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ ऐसे हम डालते हैं परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले नाम दे देते हैं, ये P Q R और S, और यहाँ से इसका मान निकालने के लिए इसके सापेक्ष तो यहाँ से भी एक लंब डाल देते हैं ऐसे, और इसको नाम दे देते हैं PQRST, इसको नाम दे देते हैं T। ये क्यों डाला, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है वो इसके सापेक्ष निकालनी है ना, क्योंकि ये भी तो ऊपर ही है। तो यहाँ से लंब डालेंगे तो जितनी ये इसकी जो लंबाई होगी वो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी। तो वेक्टर R इतना हो जाएगा RT, और जो Q होगा इसका मान PR के बराबर हो जाएगा, और PQ तो हमें पता ही है, ठीक है।
तो बात करें अगर पी क्यू की, बात करें पी क्यू की, जो वेक्टर पी क्यू है ये क्या है? सबसे पहले इसमें होता क्या है, पी क्यू कॉस थीटा होता है, पी क्यू कॉस थीटा होता है, लेकिन वेक्टर पी की तो लंबाई पता है कितनी है, पी, इसका मैग्नीट्यूड पी मान लेते हैं, और क्यू का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, क्यू की लेंथ क्या हो जाएगी, क्यू की लेंथ किसके बराबर है, ये क्यू की लेंथ जो है ये प्रोजेक्शन वेक्टर क्यू के बराबर है, प्रोजेक्शन वेक्टर क्यू ऑन पी, यानी ये क्या है, प्रोजेक्शन वेक्टर है क्यू ऑन पी, यानी जो वेक्टर पी है इस पर प्रोजेक्शन वेक्टर है क्यू, ठीक है। यानी यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, इस वाली दूरी के बराबर होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी इंटू पी, और एक मिनट नाम चेंज कर लेते हैं वरना मिस्टेक हो जाएगी, वो कर देते हैं इसको ऐसे, ये ओ, ठीक है, ये हो जाएगा ओ और आर, पी और क्यू, पी और क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये लम डाल दिया तो इतने के बराबर हो जाएगी पी आर की, ठीक है। दूसरा अगर हम निकालें पी आर, पी आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो पी रहेगा, दूसरा आर क्या है, आर इसके अलांग एक प्रोजेक्शन वेक्टर है, आर पी क्यू के अलांग, यानी वेक्टर पी के अलांग एक प्रोजेक्शन है, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन वेक्टर पी, यानी पी की मल्टीप्लाई, यहाँ पे जो आर है इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना है, इसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो जाएगा, इस पी पर, इस पी पर वेक्टर आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी इंटू ये किसके बराबर है, आर, ये आर और टी के बराबर, आर और टी के बराबर, ये हो गया यहाँ पे। अब अगर हम इसको देखें, जो हमने बनाया है सबसे पहले एक वेक्टर p बनाया है, दूसरा q, इसमें हमने जोड़ा है r को, वेक्टर r, ये वेक्टर p, यहाँ से इसको नाम दिया हो, यहाँ से इस पर लंब डाला इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए, इसको नाम दिया r, और इसके p o और q डाल लेते हैं, o और q के सापेक्ष इस वेक्टर r की लेंथ निकालने के लिए हम इस पर लंब डाल देते हैं, इसको नाम देते हैं t। तब यहाँ पर हमने देखा कि जो p और q, जो वेक्टर p और वेक्टर q की मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला तो हमें पता है p की लेंथ, p का मैग्नीट्यूड p है, q का क्या हो जाएगा, ये प्रोजेक्शन लेंथ है, प्रोजेक्शन इसका q का तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का ओ r हो जाएगा, और दूसरा हमने निकाला p डॉट r का, ये किसके बराबर हो जाएगा, p इंटू आर, क्या है, ये r t है। बात करें हम इस o और q की, वेक्टर p, जो वेक्टर p है ये किसके बराबर है, o और q के, o और q के, o और q को अगर हम तोड़ें तो हमें क्या मिल जाएगा, o r प्लस का r q, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं o r प्लस r q, ठीक है। अब चूंकि इसको हम एक ही पॉइंट रख सकते हैं, यहां से ऐसे, ये वाला हो गया t, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, वेक्टर p और वेक्टर q इक्वल टू मिल रहा है p इंटू ओ आर, p इंटू ओ आर। दूसरा हमें क्या मिल रहा है, p इंटू आर इक्वल टू हमें मिल रहा है p इंटू आर और t मिल रहा है, r इंटू टी मिल रहा है। दूसरा जो हमारा वेक्टर p है ये किसके बराबर, o और t के, क्योंकि ये वेक्टर यहीं तक जा रहा है t,
तो और इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, एक तो इसको तोड़ सकते हैं ओ आर प्लस का आर टी, ऐसे तोड़ सकते हैं हम इसको। ये वाला जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसके और इसके योग के ही तो बराबर है, तो इसको हमने तोड़ लिया। इसको वेक्टर जो पी था हमारा पूरा ओ टी के बराबर है, तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं ओ आर प्लस का आर टी। ठीक है, यानी अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, P और O और T इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी के बराबर हो जाएगा, यानी जो P का मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, OT के बराबर है। ऐसे P इंटू ओ टी, अगर यहाँ पे हम मान रख देते हैं OT का तो क्या हो जाएगा OR प्लस का RT। ठीक है, और यहाँ पे हम मान निकाल चुके हैं P, OR का मान क्या निकाला है, OR किसके बराबर है, OR इस Q के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q प्लस RT वेक्टर R के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और OT तो पता ही, OT किसके बराबर, OT में दोनों आ जाएंगे, O और T में, OT में P और Q दोनों ही आ जाएंगे। ये हमारा पूरा बना OT, यहाँ से आती है O और T। इस पर एक प्रोजेक्शन लेंस डाला वेक्टर Q का, यहाँ तक आ गया, दूसरा डाला R का, यहाँ तक आ गया, यानी ये इधर Q का है, ये इधर R का है। ठीक है, ये इधर R का है। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू ओ आर प्लस का P इंटू आर टी, तो क्या हो जाएगा P ओ आर का मान है Q, तो P डॉट Q प्लस P डॉट आर टी का मान है R। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर खींचा, ये वेक्टर है P, यहाँ से एक वेक्टर Q और इसी में एक वेक्टर जोड़ा है R, ये पॉइंट दिया O, इसको देते हैं T। इसकी लेंथ निकालने के लिए इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, इसको मान लो हो गया R, और इसकी इसके सापेक्ष निकालने के लिए इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, हो जाएगा T। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का Q के, और ये हो जाएगा R के यहाँ से यहाँ तक का। तब हमने क्या किया कि जो हमारा P वेक्टर है, जो वेक्टर P है, ये किसका मॉड है, किसके बराबर, OT के बराबर है। जो हमारा वेक्टर P है वो OT के बराबर है, और अगर इसको तोड़ें तो किसके बराबर हो जाएगा, OT किसके बराबर हो जाएगा, OR प्लस का RT के बराबर हो जाएगा। OT किसके बराबर आ रहा, डॉट OT OR OT, तो Q और R के बराबर आ रहा, Q प्लस R बराबर, इसकी अंदर मल्टीप्लाई P OR प्लस P इंटू RT, मान रख देंगे OR का और RT का, तब क्या मिल जाएगा, वेक्टर P OR का मान है वेक्टर Q प्लस वेक्टर P RT का मान है वेक्टर R। तो हमें यहाँ से फाइनली जो रिजल्टेंट प्राप्त होना था वो मिल गया। यानी कि अगर इस टाइप से इक्वेशन है, वेक्टर P डॉट अंदर क्या हो रहा है, वेक्टर Q प्लस वेक्टर R, तब स्केलर क्वांटिटी होने के कारण ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अंदर वाले सभी मानों में। तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो अंदर वाले सभी मानों से हो जाएगी।
पी की क्यू से भी हो जाएगी और पी की आर से भी हो जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक बिंदु मानने पड़ते हैं, जो कि कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर टाइप का। तो सबसे पहले माना कोई दो वेक्टर, एक ए है और दूसरा बी है। इसके कंपोनेंट की अगर बात करेंगे, कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करेंगे, तो पहले वाले की तीनों एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होंगे, मान लेंगे ए एक्स आई कैप बता रहा है कि ये एक्स पर यूनिट वेक्टर है, प्लस ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, और बी जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। ये हो गए इनके कोऑर्डिनेट्स, दोनों वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करेंगे, हमें करनी है इनकी स्केलर प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस का ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप। ये हो गया। अब हमें करनी है इनकी डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसा कि बताया, अगर यूनिट वेक्टर सेम है, उनकी अगर मल्टीप्लाई की जाएगी तो 1 आएगा। अगर यूनिट डायरेक्शन है वो अगर परपेंडिकुलर है तब 0 आ जाएगा। यानी अगर दो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स की प्रोडक्ट कराते हैं तो इनका मान हो जाएगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि अलग अलग यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करने से उनके बीच बनेगा परपेंडिकुलर, यानी थीटा बनेगा 90 डिग्री। और जब थीटा 90 डिग्री बनेगा तो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, जिससे पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होती है इसमें सेम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कॉस इसीलिए गायब हो गया है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कॉस की जगह पे रखा गया है 0 डिग्री, तो हमें प्राप्त हुआ cos 0 का मान 1। तो हमारा जो बचा हुआ है वो मॉड ए और मॉड वी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दोनों वेक्टर्स के बचे हुए उनकी डॉट प्रोडक्ट होनी है। तो जब हमें पता है कि अगर i डॉट आई की मल्टीप्लाई कराएंगे या j डॉट की जैसे या k डॉट की कैसे, तभी हमें कुछ मिलेगा। अगर अदरवाइज हम अलग अलग यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा 0। तब हम यहाँ पे यही ध्यान रखते हैं कि हमें क्या करना है, हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है तो हम सेम यूनिट वेक्टर की ही मल्टीप्लाई करा लेते हैं, क्योंकि अगर अलग अलग यूनिट वेक्टर्स की मल्टीप्लाई होगी तो वो तो वैसे भी 0 आना, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। जैसे आई वाले के अगर जैसे कराएंगे या कैसे कराएंगे तो 0 आएगा, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों से। ऐसे ही जे की अगर आई और कैसे कराएंगे तब भी 0 आना, के की अगर आई और जैसे कराएंगे तब भी 0 आना। तो जो 0 आना ही है तो उसको हम छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, सेम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा जल्दी सॉल्व करने के लिए सेम यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई करा दीजिए। ए एक्स आई की बी एक्स आई से कराएंगे तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई प्लस ए वाई की ए वाई जे की बी वाई जैसे कराएंगे तो ए वाई बी वाई
जे डॉट जे हो जाएगा प्लस ए जेड के की बी जेड के से कराएंगे। हमें पता है आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के, इसका मान होता है 1। तो रखेंगे तो हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस का ए वाई बी वाई प्लस का ए जेड बी जेड। यहाँ पर जो आई डॉट आई था इसका मान कितना हो गया 1 और जे डॉट जे का भी मान 1 और के डॉट के का भी मान 1। तो यहाँ पर जब दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई कराई है तो उनके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को लेकर के तब जो वैल्यू प्राप्त होती है हमें वो ये वाली वैल्यू प्राप्त होती है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है एक 3D एंगल बना करके जो भी पोजीशन वेक्टर है उनकी तीनों एक्सिस से दूरियां निकालते हुए उनके कोऑर्डिनेट्स को लेते हुए वेक्टर की वैल्यू रखना। तो यहाँ पर ये वेक्टर ए है, तो इस पूरे कार्टेशियन सिस्टम जो 3D एक रेक्टेंगल टाइप का बनाएंगे तो उसमें एक वेक्टर ए होगा दूसरा बी होगा। तो वेक्टर ए की तीनों एक्सिस से दूरियां यानी वो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, दूसरा जो वेक्टर बी है इसकी भी तीनों एक्सिस से दूरियां यानी उसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। उसके बाद दोनों की हम कराएंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो जब स्केलर प्रोडक्ट कराएंगे तो ए वाली वैल्यू हमें प्राप्त होगी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस का ए जेड बी जेड। यहाँ पर आई की जैसे कराई नहीं है ना ही कैसे, क्योंकि आई की जैसे होगी या आई की कैसे होगी वो पूरा हो जाएगा 0। तो हमने केवल यहाँ पर उसी की मल्टीप्लाई कराई जिसका मान आना था। तो ये हमारा कंप्लीट होता है स्केलर प्रोडक्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।